हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कृषि रसायन विज्ञान और उसका जो है अध्याय नंबर फर्स्ट चल रहा है और क्लास नंबर जो है 4 है। ठीक। जिसमें हमारा जो है मृदा अवयव चल रहा था। मृदा अवयव के 4 कंपोनेंट हमने पढ़े थे। सबसे पहला क्या था, खनिज पदार्थ के बारे में देखा था। फिर उसके बाद जो है दूसरा कार्बोनेट पदार्थ के बारे में, तीसरा मृदा जल और चौथा मृदा वायु के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। देखिए, दो हमने पढ़ लिए थे। मृदा जल के बारे में क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम समझेंगे। किस प्रकार से आपको ट्वेल्थ क्लास में लिखना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। एक सीधी सी बात है, आपसे पूछा जा सकता है मृदा अवयव के मृदा जल पर आप टिप्पणी कीजिए। तब आपको कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, जो मैं पढ़ाऊं वही आप लिख देना। जितना याद आ जाए बस उसको व्यवस्थित तरीके से आपको लिखना है। क्या है, मृदा जल का हिस्सा आयतानुसार 25% होता है। ये मैं बता चुका हूं कि मृदा जल जो है किसका, रंध्रावकाश का। किसका भाई, रंध्रावकाश का। ये मैं बता चुका हूं, है ना। मृदा जो अवयव हैं उसको विभाजित किया था। एक ठोस पदार्थ था, एक रंध्रावकाश था। रंध्रावकाश में दो थे, मृदा जल और मृदा वायु। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि मृदा जल का हिस्सा आयतानुसार जो है कितना बताया गया था मैंने, 25%। जल मृदा रंध्रावकाशों, क्या कह रहा है, जल जल मृदा रंध्रावकाशों में परिवर्तनीय बलों की मात्रा से धारित होता है। भाई सीधी सी बात है, जो आपकी जो मृदा है, इस मृदा में जो जल है, इस मृदा में जो है जो जल है वो क्या कह रहा है कि मृदा मृदा में जो जल है, जल किस में है, रंध्रावकाशों में है। वह किसके द्वारा, परिवर्तनीय बलों की मात्रा से धारित होता है। यानी कि जो है ये जो जल है, जो मृदा में जो जल है, मृदा में जो जल है वो किसके द्वारा जो है बलों के द्वारा, बलों के द्वारा, है ना, धारित रहता है। यानी कि मृदा में जो पानी है वो उपस्थित रहता है ना। मृदा में जो पानी है, जो मॉइस्चर है, जो नमी है वो बनी रहती है। तो विभिन्न प्रकार के जो बल होते हैं वो आपस में जो है क्रिया कर जो है पानी को मृदा में बांधे रखते हैं। ये कहना चाह रहा है, याद रखना है आपको। आगे की लाइन क्या है, पौधों के पोषण के लिए मृदा जल की भूमिका अहम है। सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हैं। ये सीधी सी बात है, पौधों के पोषण के लिए जल चाहिए। अरे जल बिना तो कुछ नहीं है, जल बिना जीवन नहीं है। जब हमारा जीवन नहीं है तो पौधों का जीवन कैसे होगा। तो जल, पौधों के पोषण के लिए मृदा जल की बहुत अहम भूमिका है। देखो, समझिए बात को। भाई ये आपका पौधा है, ये मृदा है। इस मृदा से अगर पौधा जो है पोषक तत्व लेता है तो भाई आपको पता होगा कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों पर जो है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पत्तियों के द्वारा जो है सूर्य के प्रकाश में पानी का ह्रास होता है और इस बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण जो जल होता है, मृदा जल, वो जमीन से पौधे में जाता है और जल के साथ जो है पोषक तत्व भी जाते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा जाइलम फ्लोएम, जो है जाइलम के द्वारा जो है जल जाता है पौधे के भाग में। तो यही कह रहा है कि भाई सीधी सी बात है, पौधे के पोषण के लिए मृदा जल की अहम भूमिका है। पोषण के लिए यह लवणों एवं पोषक तत्वों के साथ विलयन बनाकर पौधों को पोषित करता है। भाई सीधी सी बात है, जो मृदा जल होता है, आपको पता है मृदा में जो है पोषक तत्व भी उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं, पोषक तत्व। साथ में और क्या है भाई, आपके लवण, लवण जो है उपस्थित रहते हैं। जैसे कि साल्ट जो है उपस्थित रहते हैं, लवण उपस्थित रहते हैं। ठीक है भाई, साल्ट उपस्थित रहते हैं। तो ये सब जो है उपस्थित रहकर जो है एक विलयन बनाते हैं। कौन कौन भाई, जल, जो मृदा जल है, मृदा जल में पोषक तत्व भी हैं, साल्ट भी हैं। सब मिलकर एक विलयन बनाकर पौधों को पोषित करते हैं। यानी कि पौधों को हम कह सकते हैं खाना देते हैं। भाई जैसे हमारा खाना क्या है, रोटी, जो भी आप खाते हो, रोटी, दाल, रोटी, है ना, वो हमारा भोजन है। इसी प्रकार से जो है पौधों का भोजन क्या है, पौधों का भोजन पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है। और न्यूट्रिएंट किससे प्राप्त होते हैं, मृदा से प्राप्त होते हैं। तो न्यूट्रिएंट जो है, मृदा जल भी इसमें एक पोषक प्राप्त करने के लिए, पौधे के द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए मृदा जल एक अपने आप में अहम भूमिका है। तो ये लिख सकते हो आप इस चीज को।
है ना। इसके अलावा जो है मृदा संरचना, मृदा जो संरचना होती है, मृदा गठन यानी कि मृदा गठन मतलब मृदा का जो प्रकार है, कणों का जो प्रकार है वो गठन होता है कि किस प्रकार के कण हैं, किस प्रकार के पार्टिकल्स हैं। कार्बोनेट व एकार्बोनेट मृदा टोलॉइड्स, ये मैं तीसरे चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, मृदा टोलॉइड्स, है ना। चलिए, एकार्बोनेट मृदा टोलॉइड्स की प्रकृति, रंध्रावकाशों की मात्रा, रंध्रावकाशों की मात्रा आदि मृदा जल पर निर्भर करती है। भाई सीधी सी बात है, रंध्रावकाशों की मात्रा ज़्यादा होगी, जल भी ज़्यादा धारित होगा। भाई आप समझिए, जब स्थान, रंध्रावकाश का मतलब क्या है, स्पेस हो गया, और स्पेस, है ना। और रंध्रावकाशों की मात्रा ज़्यादा होगी तो भाई जल को धारण करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी मृदा में, समझ रहे हो। तो ये जितने भी तत्व हैं ये मृदा जल पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो मृदा की संरचना हो, रंध्रावकाशों की मात्रा हो। अब रंध्रावकाशों की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, कैसे हो सकती है, सोचो जल आ गया, बरसात हुई, तो बरसात हुई तो इससे क्या हो गया, जल आया, जल जमीन पर पड़ा, और सभी के सभी रंध्रावकाश जो है फुलफिल हो चुके हैं, संतृप्त हो जाते हैं, सब रंध्रावकाश भर जाते हैं। आप देखो जमीन के ऊपर खेतों में जो है पानी लबालब रहता है बारिश में। इस स्थिति में क्या हुआ, जितने भी मृदा में रंध्रावकाश थे वो कंप्लीट रंध्रावकाश जो है पानी के द्वारा संतृप्त हो चुके हैं, पानी के द्वारा भर दिए गए हैं। क्लियर है। तो ये होता है मृदा जल, आप लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको लिख लेंगे। क्लियर है। चलिए, आ गया समझ में कि मृदा जल जो है क्या होता है, किस प्रकार का है। भाई मृदा जल जो है 25% होता है। इसके द्वारा जो है मैंने आपको बताया कि मृदा जल मृदा में बलों के द्वारा आपस में जो है धारित रहता है। मृदा जल जो है पोषण प्रदान करता है। मृदा जल विलयन बनाता है, जिसमें पोषक तत्व रहते हैं, लवण रहते हैं जो पौधों को पोषित करते हैं। साथ में जो मृदा जल है, मृदा जल पर जो है क्या क्या निर्भर रहते हैं, मृदा की संरचना हो वो मृदा जल पर निर्भर रहते हैं, मृदा का गठन हो, रंध्रावकाशों की मात्रा हो वो मृदा जल पर जो है निर्भर है, कि भाई रंध्रावकाश कम होंगे ज़्यादा होंगे वो मृदा जल पर निर्भर है। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ जो है इस पर निर्भर है। ये आप लिख लेना 2-4 लाइन बना के। क्लियर है। चलिए देखते हैं, लिख लिया, वीडियो पॉज करके आप लेते हैं। चौथा क्या है, चौथा मृदा अवयव होता है मृदा वायु, यानी कि आप देखो वातावरण में जहाँ पर मैं हवा, ये हाथ फिर रहा है वहाँ पर भी ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल है। ऑब्वियसली बात है मृदा में भी तो वायु रहती है, तभी तो जो वायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, और हमारी जो मृदा है उसमें पोषक तत्वों को जो है भंडारित करते हैं, है ना, इसलिए करते हैं। तो क्या कह रहा है, मृदा वायु, रंध्रावकाश में मृदा वायु का आयतन 25% होता है, ये मैं बता चुका हूँ पहले ही क्लास में जो है उसमें बता चुका हूँ मैं। चलिए, और क्या कह रहा है, मृदा वायु रंध्रावकाशों में उपस्थित रहती है। ठीक है भाई, भाई मृदा वायु रंध्रावकाशों में, मैंने आपको बताया रंध्रावकाशों में क्या क्या उपस्थित रहता है, या तो मृदा वायु होगी या मृदा जल होगा, या दोनों 50-50 हो सकते हैं, या कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये निर्भर करता है, जो मैं बता चुका हूँ, ये निर्भर करता है वातावरणीय परिस्थितियों पर। सोचो अत्यधिक बारिश हो गई तो मृदा वायु तो कुछ भी नहीं बची, उसमें जीरो हो जाती है, पानी पानी भरा रहता है। आप देखो जितने भी जलमग्न क्षेत्र हैं, अत्यधिक बरसात के कारण जो जलमग्न क्षेत्र हैं वहां पर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ था, इसका मतलब पूरी की पूरी जो मृदा है वो जल के द्वारा संतृप्त हो रही है, मृदा वायु उसमें बची नहीं है। तो वातावरणीय परिस्थिति हुई ना बरसात, है ना, उस पर निर्भर करता है। तो मृदा वायु जो है रंध्रावकाशों में उपस्थित रहती है, और कितने प्रतिशत, लगभग 25%। इस कारण इसका वितरण असमान होता है। देखो इसका वितरण भी असमान होता है, यानी कि किसी मृदा में जो है ज्यादा रहती है मृदा वायु, किसी में कम रहती है, इसका वितरण असमान होता है। जरूरी नहीं है कि 25% हो, लेकिन यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो 25% ही आपको मानना है ना। मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3%, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से अधिक होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मृदा है यानी कि आपकी जमीन है, वायुमंडल, वायुमंडल क्या है, ये जहां पर भी आप सांस ले रहे हो ये वायुमंडल है, जहां पर मेरा हाथ फिर रहा है ये क्या है, वायुमंडल है, ये सराउंडिंग जितना भी सराउंडिंग है ये सब क्या है, वायुमंडल है ना। नीचे ये जमीन है, ये जहां पर हाथ फिर रहा है ये वायुमंडल है।
तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से हो जाता है CO2 की मात्रा। तो मृदा में जो CO2 की मात्रा है वो 0.3% रहती है और वायुमंडल में 0.03% रहती है। अब आप बोलोगे सर ज़्यादा कौन सी है? बहुत से विद्यार्थी यही कन्फ्यूज हो जाओगे कि भाई ज़्यादा किस में रहती है, तो भाई ज़्यादा इसमें रहती है। मैथ नहीं बढ़ी क्या कि पॉइंट है ना, पॉइंट यहाँ पर देखो 2 पॉइंट है और यहाँ पर 8 पॉइंट है, मतलब 8 संख्या है पॉइंट के बाद, यहाँ पर 2 संख्या है, तो बड़ा कौन सा हुआ? ये हुआ बड़ा, है ना। तो ध्यान रखना है लगभग कितना 10 गुना वायुमंडल में CO2 की मात्रा की तुलना में मृदा में CO2 की मात्रा 10 गुना अधिक होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मृदा में CO2 की मात्रा वायुमंडल में CO2 की मात्रा से कितने गुना अधिक होती है? 10 गुना। आप देख लो बनी भाई 0.03 इंटू 10 कर दो, क्या आंसर आएगा? 0.3% आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। तो हुई ना 10 गुना। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह जल वाष्प से संतृप्त रहती है। इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम रहती है। भाई ये मैं बता चुका हूँ। ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो लगभग 20.3 और नाइट्रोजन की बात करें तो 79.1 के आसपास जो है नाइट्रोजन प्रतिशत रहती है। ये देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। 1 नंबर में क्या पता पूछ ले कि मृदा में CO2 की मात्रा, तो आपको बतानी है 0.3%। मृदा में O2 की मात्रा 20.3%। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा 79.1% रहती है ना। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा इससे कम रहती है, ये ध्यान रखना है। मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती है एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। भाई ये तो ऑब्वियसली बात है। जब आप आप नीचे, आप जमीन में नीचे की तरफ जाओगे तो जो CO2 है, जब आप गहराई में जाते हो, जमीन में गहराई में जाते हो, तो CO2 की मात्रा क्या है? बढ़ती जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती जाती है। ये साइन बढ़ने का, यानी कि CO2 जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, आप गड्ढा खोदते जाओ खोदते जाओ, आप देखो बहुत से जो है कुआं खोदते हैं, कुएं में कहते हैं भाई ऑक्सीजन ही नहीं है, कहते नहीं है। बहुत से जो है आपने सुना होगा कि कुएं में मर गया वो, है ना, कोई आदमी फलाना फलाना जो है कुएं में मर गया। अब कुएं में क्यों मरा? भाई गहराई में ऑक्सीजन नहीं रहती है, CO2 की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो बावला मर गया होगा इसलिए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली होगी। समझ रहे हो? तो याद रखना, यही कहना चाह रहा है कि मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गहराई के साथ तो क्या है? बढ़ती है और O2 की मात्रा कम होती है। इसलिए कोई भी बावला नीचे जाएगा, गहराई में जाएगा, कुएं में जाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना है। तो ये आप जो है लिखें मृदा वायु। अब इसमें से देखो, जब मृदा वायु के बारे में लिखा जाए तो इसमें से कुछ तो याद रहेगा आपको, कुछ तो याद रहेगा। भाई सीधी सी बात है, कुछ तो याद रहेगा, कहाँ दिक्कत है? चलिए, हाँ भाई लीजिए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? अब दो अगली जो है, अगला टॉपिक क्या है? देखो मृदा अभी अब 4 होते हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। सरफेस सॉइल और सब सॉइल में अंतर समझो। भाई सीधी सी बात है, ये आपकी जो है ये क्या है? ये आपकी मृदा सतह है, मृदा सतह है। और इस मृदा सतह से 0 से 15 सेंटीमीटर और फिर 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा, है ना, ये साइन का मतलब होता है ज़्यादा, है ना। ये दो हमने विभाजित कर दिया। अब जो ऊपरी जो मृदा है इसको तो हम क्या कह देते हैं? पृष्ठ मृदा कह देते हैं, पृष्ठ मृदा। और नीचे की जो मृदा रहती है उसे हम कह देते हैं अवमृदा। बस ये है, सिंपल आप लिख सकते हैं। क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन आता है, एक लाइन में आ गया कि पृष्ठ मृदा क्या होती है, आपसे क्वेश्चन आ गया सब अवमृदा क्या होती है, सब सॉइल, सब सॉइल या सरफेस सॉइल क्या होती है, 1 नंबर में आ गया, लिख दो भाई। सिंपल सी बात है, कैसे लिखोगे? पृष्ठ मृदा क्या है? मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य करते समय औजार तथा मशीनरी आदि चलाते हैं, पृष्ठ मृदा कहलाती है। यानी कि आप जितने भी खेती के कार्य हैं वो इसमें करोगे।
आप चाहें तो जुताई आप कर रहे हो, आप चाहो तो सिंचाई आप कर रहे हो, आप चाहो तो बुवाई आप कर रहे हो, ये सब कुछ जो होगा वो ऊपरी मृदा पर ही होगा, जिसे हमने पृष्ठ मृदा कहा है। यही तो कह रहे हैं भाई, पृष्ठ मृदा क्या है? वह है ऊपरी मृदा जिस पर कृषि कार्य जैसे जुताई, आप थोड़ा सा बना के भी लिख सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई पृष्ठ मृदा क्या होती है। जो ऊपरी 0 से 15 सेंटीमीटर, देखो यह परत 0 से 15 सेंटीमीटर तक होती है और उपजाऊ होती है। अरे उपजाऊ होती है इसीलिए तो खेती होती है भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि पृष्ठ मृदा उपजाऊ होती है, अब मृदा उपजाऊ होती है, तो ऑब्वियसली बात है पृष्ठ मृदा ज्यादा उपजाऊ होती है ना। इसीलिए तो, और याद रखना है अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि किस मृदा पर जो है सर्वाधिक कृषि कार्य किए जाते हैं, तो पृष्ठ मृदा में किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सभी कृषि कार्य जो है पृष्ठ मृदा में किए जाते हैं। तो याद रखना है मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य करते समय औजार तथा मशीनरी चलाते हैं वो पृष्ठ मृदा होती है। पृष्ठ मृदा ऊपरी सतह से 0 से 15 सेंटीमीटर तक रहती है और उपजाऊ भी होती है, सीधी सी बात है। अब मृदा क्या है? ऊपरी सतह से नीचे की परत, ऊपरी सतह से नीचे की परत जो पैतृक पदार्थ तक गहरी होती है वो अवमृदा होती है। बोले क्या सर? देखो सीधी सी बात है, यहां तक तो क्या हो रही, यहां तक आपकी क्या हो रही, पृष्ठ मृदा हो रही। अब इसके नीचे, इसके नीचे जहां पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ क्या होते हैं आपके भाई? सीधी सी बात है चट्टान। भाई मृदा किससे बनती है? चट्टानों के टूटने से। चट्टानों के टूटने से क्या बनते हैं? खनिज बनते हैं। खनिज और ज्यादा टूटते हैं या चट्टानें टूटती हैं तो मृदा बनती है। या आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से जो है मृदा बनती है। तो अब मृदा क्या हो रही? ऊपरी सतह से नीचे की परत जो पैतृक पदार्थ तक गहरी रहती है, या हम ये कह सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो कि पृष्ठ मृदा के नीचे की परत, ऐसे भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? पृष्ठ मृदा के नीचे, नीचे परत, नीचे की परत जो जो पैतृक पदार्थ तक गहरी रहती है। पैतृक पदार्थ मतलब जहां तक वो निर्माण हो रहा है मृदा का, चाहे वो नीचे चट्टान हो, खनिज हो, जिनसे वो उसका निर्माण हो रहा है ना, तो वहां तक क्या होती है? अवमृदा होती है। क्लियर है भैया यहाँ तक? चलिए, तो ये आप नोट डाउन करें। अब इसके बारे में जो है अंतर भी पूछा गया है, वो भी हम देखेंगे, है ना। आपसे यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि अवमृदा क्या होती है और पृष्ठ मृदा क्या होती है। क्लियर है मेरे लाडलो? चलिए, अब देखो, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में? बोले बताओ पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर बताओ। तो देखो सारी सब कुछ अच्छी बात याद रखना है, अच्छी बात, जो भी कुछ अच्छा अच्छा हो वो पृष्ठ मृदा के बारे में होगा। देखो ये तरीका है, सब कुछ जो अच्छा अच्छा आप लिखोगे वो पृष्ठ मृदा के बारे में लिखोगे, अवमृदा के बारे में नहीं लिखोगे, है ना। अवमृदा के बारे में कम लिख देना। जैसे देखो क्या कह रहा है, पृष्ठ मृदा यह पूर्ण रूप से अवच्छेद होती है। पूर्ण रूप से अवच्छेद का मतलब है कि चट्टान, चट्टानों का जो है पूर्ण रूपेण अवच्छेद हो गया है, चट्टान पूर्ण रूपेण टूट चुकी है। चट्टान जो है मृदा में पूर्ण रूपेण जो है टूट चुकी है। ये हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से अवच्छेद होती है। कौन सी मृदा? पृष्ठ मृदा। यानी कि पूरा कंप्लीट हम कह सकते हैं कि चट्टानों की, वैदरीन चट्टानों का अपक्षय हो चुका है। कैसा हो चुका है? पूर्ण रूपेण हो चुका है। कौन सी मृदा बनी? पृष्ठ मृदा बनी। अब मृदा में क्या है? अब मृदा में मैंने आपको अभी बताया था भाई, पृष्ठ मृदा के नीचे और कहां तक? पैतृक पदार्थ तक, यानी कि चट्टानों तक। यही तो बताया भाई। अब मृदा कहां तक होती है? अब मृदा होती है पृष्ठ मृदा से नीचे, नीचे चट्टानों तक जो मृदा होती है वो कौन सी होती है? अवमृदा होती है। और अवमृदा है तो इसका मतलब ये है आंशिक रूप से अवच्छेद होती है। तो याद रखना है ये पूर्ण रूप से अवच्छेद है, ये आंशिक रूप से अवच्छेद होती है। दूसरा क्या कह रहा है? इस मृदा में मृदा वातन अच्छा होता है। मृदा वातन मतलब वायु संचार, यानी कि जो पृष्ठ मृदा होती है, ऑब्वियसली बात है इसमें वायु का संचार होगा, वायु को आदान प्रदान होगा। भाई जुताई आप करते हो हलों के द्वारा, हैरों के द्वारा जुताई आप करते हो, है ना।
तो भाई सीधी सी बात है, अच्छा वातन हो रहा, अच्छी मृदा का आदान प्रदान हो रहा, मृदा का संचार हो रहा, सॉरी वायु का संचार हो रहा, एवं मृदा वायु एवं वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान अच्छा होता है। यही तो टेरा है भाई। पृष्ठ मृदा में मैंने बताया आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लिखना है। पृष्ठ मृदा पूर्ण रूपेण अवच्छेद बताई। पृष्ठ मृदा में ही क्या हो रहा है, वायु संचार अच्छा हो रहा है। वायु संचार का मतलब यह है कि जो मृदा में उपस्थित जो वायु है और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान जो है वो अच्छा हो रहा है। किसमें हो रहा है, पृष्ठ मृदा में। यहाँ पर देखो मृदा वातन अच्छा नहीं होता है एज कंपेयर पृष्ठ मृदा, यानी कि पृष्ठ मृदा की तुलना में अब मृदा में जो है वातन अच्छा नहीं होता है, गैसों का आदान प्रदान भी कम होता है। यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान भी कम होता है, यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान ज्यादा होता है। भाई ये मृदा सतह है, मृदा सतह, और मृदा सतह जो है 0 से 15 तक मैंने आपको क्या बताई, पृष्ठ मृदा, और ये आपका क्या है, वायुमंडल है। भाई सराउंडिंग ऊपर ऊपर की सरफेस के सराउंडिंग ये सब वायुमंडल है। तो वायुमंडल और इस पृष्ठ मृदा के बीच जो है वायु का आदान प्रदान आराम से हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, यही तो कह रहा है। और देखो इस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। इस मृदा में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। इस मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। देखो इस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है और इस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। भाई सीधी सी बात है ना। इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो अच्छा है भाई। तभी तो मैंने आपको बताया था कि पृष्ठ मृदा जो है उपजाऊ होती है। अरे इसीलिए तो उपजाऊ है क्योंकि वहां कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा है, यहाँ नहीं होती है। और वैसे भी कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है ऊपरी मृदा में ज्यादा होती है। चलिए अगला क्या है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की, ये कौन सी मृदा है, पृष्ठ मृदा, पृष्ठ मृदा है, और ये आपकी अवमृदा है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या और क्रियाशीलता अधिक होती है। भाई सीधी सी बात है, पृष्ठ मृदा में सब कुछ अच्छा होगा, सूक्ष्म जीवों की संख्या भी अच्छी खासी मात्रा में होगी क्योंकि वायवीय सूक्ष्म जीव, वायु का आदान प्रदान ज्यादा है तो अच्छे अच्छे सूक्ष्म जीव, वायवीय सूक्ष्म जीव सबसे ज्यादा मात्रा में होंगे। और दूसरा उनकी क्रियाशीलता भी अधिक होगी। भाई सूक्ष्म जीव का काम क्या होता है, सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं, यानी कि जो कृषि अपशिष्ट होता है, या हम कह सकते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उनके फसल अवशेष होते हैं, या पेड़ पौधों के अवशेष हैं, फसल अवशेष हैं, उन पर सूक्ष्म जीव क्रिया कर उनका डिकम्पोजिशन कर छोटे रूपों में जो है रूपांतरित कर देते हैं। समझ रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या क्रियाशीलता पृष्ठ मृदा में अधिक है। इस मृदा में जीवों की संख्या और सक्रियता कम होती है। भाई सक्रियता कम होती है, सीधी सी बात है। यह उपजाऊ मृदा है एवं अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब सब कुछ इसके बारे में अधिक है तो उपजाऊ भी होगी। अरे उपजाऊ है इसीलिए तो खेती हो रही है। अधिकतम पोषक तत्व भी इसी मृदा में पाए जाएंगे, सबसे ज्यादा पोषक तत्व भी पृष्ठ मृदा में। यह कम उपजाऊ होती है और इसमें पोषक तत्व, इसमें कम ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व का मतलब यह है कि पौधों के लिए उपलब्ध रूप, समझिए बात को। पोषक तत्व का मतलब है उपलब्ध रूप से है, कि भाई उपलब्ध रूप में है कि नहीं है। अब नाइट्रोजन तो खनिजों में भी होती है, नाइट्रोजन चट्टानों में भी होती है, लेकिन पौधों के लिए वो उपलब्ध रूप में नहीं होती है ना। जबकि पृष्ठ मृदा में जो नाइट्रोजन पड़ी रहेगी वो आपके जो है पोषक तत्व के रूप में या उपलब्ध रूप में होगी। आपको पता हो तो नाइट्रोजन NO3- या NH4+ के रूप में अवशोषित की जाती है और NO3- के रूप में पृष्ठ मृदा में नाइट्रोजन पड़ी रहती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अधिकतम पोषक तत्व जो पाए जाते हैं वो आपकी पृष्ठ मृदा में है। इस मृदा का रंग जो है गहरा भूरा या भूरा होता है। भाई सीधी सी बात है, कैसा होता है, गहरा भूरा होता है। इनका रंग हल्का और हल्का पीला होता है ना, ये याद रख लेना। इसका गहरा, भाई आप देखो भूरी दिखती है मृदा ऊपर से, धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, धनायन विनिमय क्षमता यानी कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यहाँ अधिक है और यहाँ पर कम होती है। यानी कि जो, जैसे कि ये कोई मृदा कण है,
मृदाटन है और इस पर कोई धनायन है, तो ये जो भारी धनायन होता है, भारी धनायन का जो एक्सचेंज है, जो आदान प्रदान है, वो अच्छा होता है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि धनायन विनिमय क्षमता भी अधिक होती है इसकी, पृष्ठ मृदा की। पृष्ठ मृदा के जो मृदा कण हैं, वो उनके ऊपर जो धनायन है वो एक्सचेंज हो सकता है दूसरे कणों से या दूसरे किसी धनायन से। तो जो यहाँ पर जो है आपके जो है कैल्शियम है और वो मैग्नीशियम से जो है, कैल्शियम +2 है, मैग्नीशियम +2 है, आदान प्रदान हो सकता है, धनायन विनिमय क्षमता हो सकती है। इसके बारे में धनायन विनिमय क्षमता क्या है क्या नहीं है वो आगे के चैप्टर में भी हम चर्चा करेंगे। क्लियर भैया तक? तो इस चीज़ को आप लिखिए, वीडियो पॉज करें और लिखें। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मृदा परिच्छेदता क्या है। अब इसके बारे में देखेंगे कि मृदा परिच्छेदता क्या होती है। तो कई बार, पहले समझो, जब आपने कई बार देखा होगा, जैसे ऊपर से हमने किसी भी मृदा, देखो डायग्राम में ही बता देता हूँ मैं इसका, जब आपके और अच्छे से आएगा समझ। मृदा परिच्छेदता क्या है पहले समझेंगे और उसके बाद जो है देखो मृदा परिच्छेदता क्या होती है। मृदा को जब ऊर्ध्वाधर रूप से काटा जाता है, देखो जो मृदा है, ये सोचो ये मृदा है, ऊपरी मृदा है, और इसको इस प्रकार से काटा जा रहा है, इस प्रकार से। यानी कि जो मृदा होती है उसमें ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल, है ना, नहीं, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। जब मृदा में ऊर्ध्वाधर काट अगर हम लगाते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि मृदा का रंग रूप चेंज होता रहता है। जैसे ऊपर इस प्रकार की रंग रूप की रहेगी, थोड़ा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, नीचे नीचे जैसे जैसे जाते हैं उसी प्रकार से जो है डिफरेंट, हम कह सकते हैं रंग रूप, हर चीज उसमें चेंज होती जाती है। भाई ऊपरी मृदा अलग प्रकार की होगी, ऊपरी मृदा में जो है अलग प्रकार के पोषक तत्व होंगे, अलग प्रकार का कंटेंट होगा, अलग प्रकार के खनिज होंगे, नीचे जाते जाते हैं तो अलग प्रकार का रंग रूप होगा। तो यही यही जो होते हैं इनको हम कहते हैं हॉरिजॉन, इनको हम कहते हैं सह-स्तर। जब हम मृदा में ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं, मृदा में क्या है, ऊर्ध्वाधर हमने काट लगाई, है ना, ऊर्ध्वाधर अब हमने काटा मृदा को, तो उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रकार की मृदा है। ऊपर थोड़ा कलर अलग है, नीचे का अलग है, ये अलग है, थोड़ा डिफरेंट प्रकार का जो है आपको कलर कॉम्बिनेशन और वो दिखाई देता है। जैसे नीचे जाते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको चट्टान है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो चट्टान दिखाई देती है। अब देखो ये जो संस्तर आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये जो ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर जो ये देखो, यहाँ रंग रूप अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, ये डिफरेंट, यहाँ पर एक समान है, यहाँ पर एक जैसा है, यहाँ पर एक जैसा है, लेकिन ये सब अलग अलग है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सह स्तर कहते हैं या हॉरिजॉन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन। और इन हॉरिजॉनों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदना। इसी को हम क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदना। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा, जब हम मृदा में नीचे गहराई में जब ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की जो मृदा के सह स्तर जो दिखाई देते हैं, इसे ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, याद रखना है क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। आ गया क्वेश्चन, हम क्या कहते हैं, देखो मृदा परिच्छेदिका क्या है कि जब मृदा में ऊर्ध्वाधर काट लगाई जाती है या ऊर्ध्वाधर रूप से मृदा को काटा जाता है, तो हम नीचे जब गहराई में जाते हैं तो विभिन्न विभिन्न जो रंग रूप हैं वो हम देखते हैं, जिन्हें हम संस्तर कहते हैं। और ये सभी संस्तर मिलकर क्या कहलाते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहलाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या है, क्या होती है, इसके बारे में और देख लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मृदा परिच्छेदिका को परिभाषित कीजिए। अब परिभाषा आ जाए तो आप क्या लिखोगे,
मृदा का ऊर्ध्वाधर या खड़ा काट लगाने पर ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ तक, देखो ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ यानी कि चट्टान तक, है ना, ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ यानी कि चट्टान तक, नीचे की चट्टान तक विभिन्न परतें मृदा के समानांतर दिखाई देती हैं, है ना, जिन्हें संय स्तर कहते हैं। यही तो हो रहा है, यानी कि विभिन्न परतें, ये देखो एक परत, ये अलग प्रकार की परत, ये अलग प्रकार की परत, ये विभिन्न परतें क्या है, विभिन्न परतें मृदा के समानांतर दिखाई देती हैं, जिन्हें हमने क्या नाम दे दिया, संय स्तर या हॉरिजॉन कहा है। मृदा के, क्लियर हो गया भाई यहां तक? मृदा के इसी ऊर्ध्वाधर खंड या काट करने के उपरांत संस्तर दिखाई देते हैं। मृदा के, ये तो एक नॉर्मल बात है कि भाई वही है कि ऊर्ध्वाधर काट लगाएंगे तो ऐसे स्तर आपको दिखाई देंगे, नॉर्मल सी बात है, वही बात को रिपीट कर दिया है। मृदा के ऊर्ध्वाधर अनुभाग में विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं, इन सभी को मृदा परिच्छेदिका यानी कि सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो इसको सिंपल भाषा में, क्या लिख सकते हो, मृदा परिच्छेदिका क्या है, मृदा का ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर ऊपरी धरातल से चट्टान तक या मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें मृदा के समानांतर दिखाई देती हैं, जिन्हें संस्तर कहते हैं। और ये सभी संस्तर मिलकर, देखो क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये सभी संस्तर मिलकर मृदा परिच्छेदिका बनाते हैं। बस ये लिखना है, ये आपकी डेफिनेशन हो रही है ना। बाकी ये याद रहे तो अच्छी बात है ना, याद तो कैसे भी रहे, बस एक लिखने का मतलब हम कह सकते हैं मृदा परिच्छेदिका क्या है उसको समझाना आना चाहिए आपको। शब्दों में आप ऊपर नीचे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, मृदा परिच्छेदिका को OABC बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। तो मृदा परिच्छेदिका को किससे प्रदर्शित किया जाता है, नहीं, OABC, इन बड़े अक्षरों से जो है मृदा परिच्छेदिका को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि O संस्तर, O संस्तर, B संस्तर, A संस्तर, C संस्तर। सी संस्तर के नीचे ठोस चट्टान यानी कि बेडरॉक होती है, और सी संस्तर के बाद क्या होती है, बेडरॉक होती है। तो चट्टान को हटा दो, चट्टान के ऊपर का पार्ट जो रहता है वो पूरी की पूरी मृदा परिच्छेदिका होती है। जितने भी संस्तर होते हैं वो क्या होती है, मृदा परिच्छेदिका होती है। तो इसको लिखो आप, देखो भाई क्या होती है क्या नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए ये बात हो रही, ये आपके जो है ये ध्यान रखना है। अब आपके जो है जो बुक में देके रखा है उसको भी उसी प्रकार से मैं समझा देता हूं। देखो अब इसको समझते हैं किस प्रकार से इसके संस्तर होते हैं। माना कि ये हमने ऊर्ध्वाधर काट लगा दी है, सबसे ऊपरी संस्तर होता है वो तो होता है O, फिर उसके बाद होता है A, फिर उसके बाद होता है B, फिर उसके बाद होता है C, और उसके बाद होता है A। और हमने ये सभी क्या हैं, ये सभी संस्तर हैं, ये हमने ऊर्ध्वाधर काट लगाई। तो इस प्रकार से रहते हैं, सबसे ऊपर रहता है। यदि आपसे बनाने को कहा जाए तो आप बना सकते हो, जो आपकी 12th की बुक में है, आप चाहो तो उस प्रकार का भी बना सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, है ना। अब यहाँ पर जो है आपके बुक में आप देखोगे, यहाँ पर विभाजित भी कर दिया है। विभाजित कैसे किया है, जैसे कि ओ संस्तर को O1 O2 में विभाजित किया है, ए को A1 A2 में विभाजित किया है, और A3 में विभाजित किया है ना। बी जो है B1 संस्तर को B1 B2 B3 में जो है विभाजित किया है। इस प्रकार से विभाजित किया, आप चाहो तो ये कर सकते हो। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओ संस्तर क्या होता है, ओ संस्तर का मतलब होता है ऑर्गेनेट, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनेट, यानी कि कार्बनेट संस्तर होता है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊपरी संस्तर मृदा परिक्षेत्र का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा होता है, ओ संस्तर होता है। ओ संस्तर जो होता है ये आपके जो है देखा जाए तो जंगलों में मिलता है, जंगलों में पाया जाता है, क्योंकि जंगलों में पाया जाता है। जंगलों में जो पत्तियां होती हैं, जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो मृदा पर नीचे गिरती हैं और उन पत्तियों का डिकम्पोजिशन यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटन हो जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ बनता है, ह्यूमस बनती है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ संस्तर होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, जंगलों में। इसका मतलब ओ संस्तर जो है आपके जुताई वाली भूमि में अनुपस्थित होता है। ये याद रखना है, जुताई वाली मृदा में अनुपस्थित। याद रखना है ओ संस्तर जो है जहां पर जुताई आप करते हो, जहां पर आप खेतों में फसलें बोते हो, उस मृदा में ओ संस्तर होता ही नहीं है ना। ये याद रखना है आपको। ए संस्तर, बी संस्तर, ये सी संस्तर देखने को मिलते हैं। तो ये तो हुई ओ की बात। फिर उसके बाद जो है आ जाइए ए। ए को हम कहते हैं, ए का जो नाम है वो होता है, इसको हम ई वाला इल्यूविएशन कहते हैं, है ना। और इसको हम कहते हैं आई वाला इल्यूविएशन। इस संस्तर में क्या होता है कि जो ए संस्तर होता है इससे खनिज पदार्थ जैसे कि मृतका यानी कि क्ले, जैसे कि एल्युमिनियम, जैसे कि सिलिका, ये ए संस्तर से नीचे बी संस्तर में जो है आकर इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए हम बी संस्तर को संचयन संस्तर कहते हैं। जरूर, जब सिंचाई विचाई होती है, बरसात बरसात होती है, तो ए संस्तर में जो मृतका है, एल्युमिनियम है, सिल्का है, ये सब नीचे आकर कहाँ पर जमा हो जाते हैं, कहाँ पर जमा हो जाते हैं, बी जोन में हो जाते हैं। इसलिए बी जोन को हमने क्या कहा है, संचयन संस्तर कहा है। ए जोन, ए जोन से ये सब कुछ खाली हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सी की बात करें, सी जोन में क्या होता है, सी जोन में कम विघटित मृदा होती है, या कम विघटित जो है चट्टाने जो है देखने को मिलती हैं सी जोन में। देखो, है ना, एक बेसिक मैंने आपको बेसिक आउटलाइन बताई है कि किसमें क्या होता है। अब देखो मैं और पढ़ के इसको बता देता हूँ इसको, है ना, क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। देखिए, ओ संस्तर, इसे इसे ओ संस्तर भी कहते हैं। इसमें O1 उप संस्तर बिना देखो बिना सड़े डले पदार्थ होते हैं, जिन्हें नग्न आंखों से पहचाना जा सकता है। यानी कि बिना सड़े डले पदार्थ, यानी कि ओ संस्तर को भी दो भागों में विभाजित किया है। O2 उप संस्तर में पूर्ण विघटित पूर्ण अपघटित पादप जंतु अवशेष पाए जाते हैं, जिन्हें नग्न आंखों से पहचाना नहीं जा सकता है। समझिए क्या कह रहा है। देखो, जो ओ संस्तर हमने जो बनाया है, इस ओ संस्तर को भी दो भागों में विभाजित किया है, O1 और O2। O1 में तो क्या है, यहाँ पर O1 में क्या बोला गया है कि बिना विघटित है, यानी कि यहाँ पर O1 संस्तर में जो पत्तियां थी जो है बिना सड़े गले पदार्थ रहते हैं, बिना सड़े गले। और O2 संस्तर में क्या रहते हैं, सड़े गले हुए पदार्थ जिन्हें आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और O1 संस्तर में ओ में भी दो प्रकार के रहते हैं, O1 और O2। O1 मतलब ऊपरी, O1 और O2 उसके O1 से जस्ट नीचे वाला O2। O1 मतलब पत्ती आके गिरी, पत्तियों को आप देखोगे, पत्तियां बिछी रहती हैं। आप जंगलों में कभी जाना, पत्तियां पूरा करकट जो है नीचे बिछा रहता है, आप उसको देख पा रहे हैं, पत्तियां दिख रही हैं आपको, है ना। इसका मतलब आप O1 संस्तर को देख रहे हो। आप किसको देख रहे हो, O1 संस्तर को। फिर पत्तियों को थोड़ा हटाओ, पत्तियों को जब आप हटाओगे तो जो मिट्टी सी, काली सी, कार्बोनेट पदार्थ युक्त जो मृदा आपको दिखाई देगी, वो क्या होगा, O2 संस्तर होगा। जब पत्तियों को आपने वहां हटाया, या आप जंगल भ्रमण करने गए, पत्तियां दिखी, तो O1 संस्तर है।
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यार, ये तो हल्की सी सड़ी डली है लेकिन पूरी नहीं सड़ी है, लेकिन आपने पत्तियां हटाई, तब आपने देखा कि यार बहुत ही ह्यूमस काली सी मृदा है ना, तो वो आपका क्या हो गया, O2 हो गया, यही कह रहा है ना। तो याद रखना, लिख लोगे। O1 संस्तर में क्या है, O हॉरिजॉन जिसे O संस्तर कहते हैं, इसमें O1 होता है और O2 होता है। O1 O1 में क्या बताया मैंने, बिना सड़े गले पदार्थ जिन्हें नग्न आंखों से पहचाना जा सकता है। O2 संस्तर में पूर्ण अपघटित, देखो ये कह रहा है ना पूर्ण अपघटित, यानी कि पूर्ण रूपेण पादप और जंतु अवशेषों का अपघटन हो गया है। अपघटन का मतलब है बिल्कुल एकदम जो है डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिस रूप से थे उस दूसरे रूप में मृदा वाले ह्यूमस वाले रूप में रूपांतरित हो चुके हैं, ये कहना चाह रहा। क्लियर है भाई यहां तक? चलिए इसी प्रकार से आइए ए संस्तर पे, यह सबसे ऊपरी खनिज संस्तर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहना चाह रहा है, जो ए संस्तर होता है ये सबसे ऊपरी खनिज संस्तर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊपरी खनिज संस्तर कौन सा होता है, आपके 12th में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, तो आप कर देना ए संस्तर होता है। ओ केवल जंगलों में मिलता है, ए बी और सी, है ना। ओ केवल जंगलों में मिलता है, और ओ जहां पर आप जुताई करते हो, जहां पर आप फसलें बोते हो, वहां पर ओ नहीं होता, सीधा आपको देखने को मिलता है ए, और ए वहां पर ए सबसे ऊपरी खनिज संस्तर होता है। तो याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊपरी खनिज संस्तर कौन सा होता है, तो ए होता है, याद रखना है। और क्या कह रहा है, इस संस्तर में A1 उप संस्तर में कार्बनिक पदार्थों का खनिजों के साथ मिश्रण होता है। भाई सीधी सी बात है, आपका ए हॉरिजॉन है, ए में A1 है ऊपर, फिर उसके बाद जो है A2 है, फिर उसके बाद A3 है ना, ऐसे ही तो बताया मैंने, और ऊपर आपका O2 है, और है ना, और यहाँ पर आपका B1 है, इस प्रकार का ही तो है। आप आपकी 12th बुक में देखो, इसी प्रकार का है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, A1 संस्तर, A1 संस्तर में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का खनिजों के साथ मिश्रण पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग गहरा होता है। भाई A1 संस्तर में क्या है, एक तो आपके कार्बनिक पदार्थ, है ना भाई, डिकम्पोजिशन हुआ है, सड़े गले जो पदार्थ हैं वो क्या हुए हैं, अपघटित हुए हैं। तो कार्बनिक पदार्थ और खनिजों का मिश्रण किस में, A1 में, इसलिए A1 का जो है कैसा रंग है, रंग कैसा है, गहरा है, ये आपको A1 में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो है A2 उप संस्तर में आओ, A2 उप संस्तर में मृदा लोहा एल्युमिनियम ऑक्साइड का निश्चालन निश्चालन नीचे के संस्तर में हो जाता है। निश्चालन का मतलब होता है नीचे चले जाना, देखो निश्चालन, निश्चालन इसका मतलब क्या होता है, लवणों पोषक तत्वों का जल के साथ ऊपरी सतह से निचली सतह में चले जाना। याद रखना है, पोषक तत्व, लवणों पोषक तत्वों का जल के साथ, जल के साथ ऊपरी सतह से निचली सतह में चले जाना क्या कहलाता है, निश्चालन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, A2 संस्तर में क्या होता है, O2 संस्तर में जो मृतिका है, मृतिका मतलब क्ले, जो मृतिका है, लोहा है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 का निश्चालन नीचे के संस्तर में हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, यही तो बताया था कि भाई जो है यहाँ से एल्युमिनियम के ऑक्साइड, है ना, Al2O3, है ना, मृतिका और एल्युमिनियम, है ना, यही तो बताया मैंने। लोहा आयरन है ना, यहाँ पर कर दो आप आयरन, ये कहाँ है, नीचे के संस्तर में चले जाते हैं। किस संस्तर की बात हो रही है, A2 की बात हो रही है।
ऐसे आपको करना है। A2 संयुक्त स्तर में क्या हो रहा है, यहां पर निश्चालन हो रहा है। निश्चालन मतलब नीचे जा रहे हैं। क्या क्या नीचे जा रहे हैं, मृतका है और क्या है आयरन। आयरन मतलब Fe, लोहा, लोहा कहते हैं, लोहा को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब जो है Al2O3। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई निश्चालन जो है A1 A2 A3 किस संयुक्त स्तर में हो रहा है, तो A2 में हो रहा है ना। और एवं क्वार्ज का सांद्रण बढ़ता है, यानी कि क्वार्ज का सांद्रण का मतलब समझिए कि A2 संयुक्त स्तर में ये तो नीचे चले जा रहे हैं। कौन नीचे चले जा रहा है, मृतका, आयरन और Al2O3 कहाँ चले जा रहे हैं, बी संयुक्त स्तर में चले जा रहे हैं। ए से बी में चले जाते हैं, किसके द्वारा, निश्चालन के द्वारा। निश्चालन क्या होता है, लवणों और पोषक तत्वों का जल के साथ नीचे चले जाना, है ना। तो A2 में और क्या हो रहा है, क्वार्ज का सांद्रण बढ़ता है। क्वार्ज मतलब जो है, क्वार्ज क्या है, क्वार्ज एक खनिज पदार्थ है। क्वार्ज क्या है, खनिज पदार्थ। इस खनिज का सांद्रण बढ़ता है, सांद्रण बढ़ता है, यानी कि ये तो कम हो रहे हैं, ये तो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये ज्यादा हो जाता है। क्वार्ज क्या है, ज्यादा हो जाता है। तो याद रखना है A2 में क्या हो रहा है, A2 संयुक्त स्तर में दो चीजें हो रही है। एक तो निश्चालन हो रहा है, निश्चालन किसका हो रहा है, मृतका का, लोहा का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। और दूसरी चीज क्या हो रही है, क्वार्ज का सांद्रण बढ़ रहा है, यानी कि क्वार्ज जो एक खनिज पदार्थ होता है, इसका सांद्रण बढ़ रहा है, यानी कि इसकी मात्रा बढ़ जाती है। किसमें, A2 संयुक्त स्तर में। ये A2 के बारे में बात होगी। A3 संयुक्त स्तर परिवर्तनशील संयुक्त स्तर है, जिसमें मुख्य गुण A संयुक्त स्तर के होते हैं। A3 क्या है, ये तो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब ये है, कई बार B1 में मिक्सअप हो जाता है, कई बार A2 में मिक्सअप हो जाता है। तो A3 क्या है, परिवर्तनशील है। A3 क्या है, ऐसे कुछ पार्ट इसका और कुछ B1 का, मतलब जो मिक्सअप वाला पार्ट होता है ना, उसको A3 पार्ट कह दिया। बाकी प्योर जो होता है वो A2 होता है, समझ रहे हो। तो ये आपका हो गया, ये A1 संयुक्त स्तर हो गया। A1 संयुक्त स्तर में कितने हो गए, A1 A2 A3 हो गए। A1 में क्या है, कार्बन पदार्थ और खनिज है ना, उनका क्या है, मिश्रण है, वो देखने को मिलता है। इसलिए A1 संयुक्त स्तर का रंग कैसा है, गहरा है। A2 में दो चीजें हो रही हैं, एक निश्चालन हो रहा है, एक जमाव हो रहा है, सांद्रण हो रहा है। सांद्रण किसका बढ़ रहा है, क्वार्ज का बढ़ रहा है। क्वार्ज क्या है, खनिज पदार्थ है। निश्चालन किसका हो रहा है, निश्चालन मतलब नीचे की तरफ जाना, मृत का, आयरन और Al2O3 का हो रहा है। तेरे में यहाँ तक लिखो इसको। चलो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, एक एक लाइन को, एक एक चीज को मैं समझा रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आ जाइए। अब देखो, जो कुछ ये निश्चालन हो रहा था वो जमा कहाँ होगा, A2 में, बी बी में जाके जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बी से स्तर, और बी से स्तर जो है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है ऐसे नहीं लिखा है क्या, एक मिनट, यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं बी से स्तर। अब देखो बी से स्तर में भी क्या है, बी से स्तर में भी आपके कितने हैं, तीन है। भाई बी से स्तर में भी क्या है, तीन है। तीन कौन कौन से हैं, एक आपका B1 है, एक आपका V2 है, और एक आपका B3 है। तीन से स्तर हैं, यही तो है ना। और B1 के ऊपर क्या है, A3 है, और B3 के नीचे क्या है, C है। तो क्या कह रहा है, B1 भी परिवर्तनशील संस्तर है, जिसमें B संस्तर के गुणों की अधिकता होती है। B1 में क्या होता है, B1 B1 मतलब जो थोड़ा सा मिक्सअप होता है, किससे, A के साथ, A3 के साथ थोड़ा सा मिक्सअप होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि B1 जो संस्तर है वो परिवर्तनशील है, जिसमें B संस्तर के गुणों की अधिकता होती है, उसको हमने B1 कहा है। B2 में क्या है, B2 संस्तर को निक्षेपित या संचयन संस्तर कहते हैं। B2 को निक्षेपित निक्षेपित व या संचयन। अब संचयन क्यों कहा है, कि जो, याद करो, A2 से क्या आ रहा था, A2 से मृतका आ रही थी, A2 से आयरन आ रहा था, ये आ रहा था ना, ये जो आ रहा था मृतका, आयरन और Al2, ये कहां पर जमा हो जाते हैं, ये B2 में जमा हो जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं निश्चालित होकर जमा हो जाते हैं। यानी कि कहां पर जमा हो जाते हैं, मृतका,
लोहा, लोहा मतलब Fe, और एल्युमिनियम के ऑक्साइड मतलब Al2O3 जमा हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि कहां पर जमा हो रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। A2 से आ रहे हैं और B2 में जमा हो रहे हैं, इसलिए हमने B2 को क्या कहा है, निक्षेपित या संचयन स्तर, है ना। याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि किस संस्तर को संचयन या निक्षेपित संस्तर कहा जाता है, तो याद रखना है किसको कहा जाता है, B2 संस्तर को कहा जाता है। ठीक है भाई, तो B2 संस्तर को निक्षेपित या संचयन संस्तर भी कहते हैं, जिसमें मृतका, लोहा, एल्युमिनियम के ऑक्साइड निश्चलित होकर जमा हो जाते हैं। B3 संस्तर क्या है, बी और सी संस्तर के मध्य अंतर्वर्ती परत है। B3 क्या है, B3 के नीचे सी आ जाता है, क्या आ जाता है, सी संस्तर आ जाता है। तो B3 क्या है, बी और सी संस्तर के मध्य अंतर्वर्ती परत होती है भाई। यानी कि B3 मतलब जिसमें कुछ तो गुण बी के होंगे, कुछ आपके सी के होंगे। अब आ जाइए सी ओरिजन, जो बी के नीचे होता है, उसमें क्या है, सी ओरिजन में कम विघटित एवं अवक्षेत मूल पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। याद रखना है, सबसे नीचे आर संस्तर कठोर चट्टान होती है। यानी कि जो सी संस्तर है उसमें कम विघटित एवं अवक्षेत मूल पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो सी है, कम विघटित, है ना, कम विघटित जो है चट्टान, ऐसा हम कह सकते हैं। कम विघटित चट्टान पाई जाती हैं, वो सी से स्तर होता है। और ये आर से स्तर हो क्या होता है, ये चट्टान ही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेड रॉक। क्या कहते हैं लाडलो, बेड रॉक कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो याद रखना है O A B C और R। सी में क्या है, कम विघटित चट्टान है। आर क्या है, आर अपने आप में चट्टान है, जिसे हमने बेड रॉक कहा है। क्लियर है। चलिए, तो सी स्तर, सी से स्तर क्या है, कम विघटित एवं अवक्षेत मूल पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे नीचे आर संस्तर कठोर चट्टान होती है। यानी कि सी से नीचे जो है कौन सा संस्तर होता है, आर होता है। और आर क्या है, एक कठोर चट्टान होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि आर क्या है, तो याद रखना है आर एक कठोर चट्टान है। सबसे नीचे कौन सी जो है परत होती है, वो आर होती है। आर से ऊपर सी, सी से ऊपर बी, बी से ऊपर ए से ऊपर ओ कहाँ होती है, जनरलों में होती है। ए संस्तर को हमने क्या है, सबसे ऊपरी खनिज संस्तर का है। फिर भैया अंदर ये आपकी मृदा परिक्षेत्र या मृदा प्रोफाइल जो है कंप्लीट होती है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, ठीक है, तो बाकी का अगला जो आपका है अर्थ है, और ये सब हम जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।